तो आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिसीज के बारे में। थ्योरी ऑफ डिसीज, कौन कौन सी थ्योरी है जो डिसीज के बारे में बताती है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिसीज। फर्स्टली हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिसीज से पहले हम बात करें कि डिसीज किसको बोलते हैं। डिसीज, जो डिसीज होता है वो किसको बोलते हैं। डिसीज डिसीज को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ के अंदर चेंज आना, उसको बोलते हैं डिसीज। डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ में चेंज आना, उसको बोलते हैं डिसीज। इसके बाद एक दूसरी टर्म है जिसको बोलते हैं इलनेस, जिसको बोलते हैं इलनेस। इलनेस किसको बोलते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डिसीज, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डिसीज, डिसीज की सब्जेक्टिव फीलिंग आना, उसको बोलते हैं इलनेस। जिस तरीके से कि बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इस तरह की जो फीलिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं इलनेस। और एक होता है लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं सिकनेस। सिकनेस, सिकनेस का मतलब क्या होता है। डिसफंक्शन होना, डिसफंक्शन ड्यू टू एनी डिसीज, किसी भी डिसीज के कारण डिसफंक्शन होना। डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि उसकी एक्टिविटी में, वर्किंग एक्टिविटी में, बोलने में, उठने में, सोने में, कूदने में, इस तरीके से डिसफंक्शन हो जाना उसकी अब जब हमने बताया कि तीन टर्म के बाद डिसीज क्या है, डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ के अंदर कुछ भी चेंज आना। हेल्थ क्या है, सोशल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग हो जाना, उसको हेल्थ बोलते हैं। और हेल्थ के अंदर चेंज आ गया उसको डिसीज बोलेंगे। इलनेस किसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डिसीज, डिसीज की फीलिंग आना कि मुझे शायद लग रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि शायद यार मुझे डिसीज होने वाली है, उसको बोलते हैं इलनेस। और सिकनेस किसको बोलते हैं कि डिसीज के कारण सिकनेस हो जाना, डिसीज के कारण डिसफंक्शन हो जाना। मुझे कोई डिसीज हुई, उसके कारण मैं अपने जो नॉर्मली एक्टिविटी है उसको नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं सिकनेस। तो यही तीन टर्म है, इसी के बेस पे हम आपको बताएंगे थ्योरी ऑफ डिसीज के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिसीज। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो डिसीज है वो ऑटोमेटिक होती है। एक पहली थ्योरी थी, एक फर्स्ट थ्योरी थी जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ डिसीज। स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ डिसीज, ये थ्योरी किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। किसके द्वारा, एरिस्टोटल ने दी थी। और इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था, ये थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ डिसीज कि एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो डिसीज है ना वो ऑटोमेटिक खुद होती है अपने आप ही। जो डिसीज है उसका कोई रीजन नहीं है डिसीज होने का। मैं बीमार हुआ तो मेरे बीमार होने का कोई भी कारण नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया, एक नॉर्मल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। इस तरीके से एक डिसीज आई थी, मतलब इन साइंटिस्ट ने बताया कि डिसीज होती है वो ऑटोमेटिक होती है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ डिसीज, जो किसके द्वारा गई थी, एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी आई, एक दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिसीज। सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिसीज, ये सेकेंड थ्योरी थी। और इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था, इस थ्योरी का मकसद यह था कि जो बैड इविल्स होते हैं, बैड इविल्स एंड स्पिरिट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज। डिसीज के लिए भूत एंड प्रेत, बैड इविल्स एंड स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल है कि अगर मैं बीमार हुआ तो मेरे बीमार होने का रीजन क्या है, मेरे मुझे डिसीज हुई तो मेरे डिसीज होने का रीजन क्या है, बैड इविल्स एंड स्पिरिट, ये रीजन है बीमार होने का। इस थ्योरी को नाम दिया गया सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिसीज। इसके बाद एक थर्ड थ्योरी है जिसको बोलते हैं जर्म थ्योरी, जिसको बोलते हैं जर्म थ्योरी। और जर्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी, लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं लुईस पास्चर को। इसने स्टरलाइजेशन मेथड भी दिया था, ऑटोक्लेव इसने दिया लुईस पास्चर ने। इसने क्या कहा कि जब भी वैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन अवर बॉडी, एंटर इन अवर बॉडी कैन कॉज डिसीज, कैन कॉज डिसीज, कि जब भी हमारे
बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उसी को बोलते हैं डिसीज। के मान लो कि इस जर्म थ्योरी ने, लुईस पास्चर के द्वारा जर्म थ्योरी दी गई, इसका मतलब क्या था, इसने बताया कि मेरी बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया तो मुझे डिसीज हो गई। तो इसी थ्योरी को बताया, इसी थ्योरी को नाम दिया गया जर्म थ्योरी। इसके बाद एक फोर्थ थ्योरी आई जिसका नाम था मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ डिसीज। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी ऑफ डिसीज। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी ऑफ डिसीज क्या है? इसमें कहते हैं कि मल्टीपल फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज। कि डिसीज के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कि एक मान लो कि मुझे फीवर हुआ तो मेरे फीवर होने के बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। कि मैं बाहर सोया, मुझे ओस पड़ी और मेरे माइक्रो एंटर करे मेरे अंदर, मैं शाम के टाइम ठंड में नहा लिया, इस कारण भी मुझे क्या हुआ, फीवर हुआ। तो इसने बताया मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी ऑफ डिसीज का मतलब क्या है। इस थ्योरी का मतलब यह है कि बहुत सारे फैक्टर है डिसीज के लिए, कोई एक फैक्टर के कारण डिसीज नहीं होने की, कोई भी एक पॉजिटिव एजेंट के कारण कोई डिसीज नहीं होने की, बहुत सारे फैक्टर हो गए रिस्पॉन्सिबल उस डिसीज के लिए। फिर एक थ्योरी हो रही जिसका नाम था वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज। वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज। वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज। इस थ्योरी का मतलब क्या था? इस थ्योरी का मतलब यह था कि मल्टीफैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, but these factor are interconnect to each other। एक लास्ट थ्योरी थी जिसका नाम था वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज। इस थ्योरी का मतलब क्या था? इस थ्योरी का मतलब यह था कि बहुत सारे फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए। मान लो मुझे एमआई हुआ, मैं स्मोकिंग करता था, मैं अल्कोहल ड्रिंकिंग करता था, क्या नाम, मैं पोल्यूशन में ज़्यादा रहता था, और मेरे बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट है कि मुझे हार्ट भी प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण मुझे एमआई हुआ। बट इसने कहा कि एमआई अगर तुझे हुआ ना, वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज का मतलब यह है, वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज का मकसद यह है कि बहुत सारे फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है किसी डिसीज को कोज करने के लिए, बट वे आपस में इंटरकनेक्ट है, कि आपस में एक दूसरे का कनेक्शन है। इसी तरीके से वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज का मतलब यह है। वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज का मतलब क्या है कि बहुत सारे इंटरकनेक्ट, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पर आपस में इंटरकनेक्ट है, वो है वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज। और मल्टीफैक्टर क्या है? मल्टीफैक्टर ने बताया कि बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बट डिसीज के लिए। इसने बताया कि बहुत सारे फैक्टर के कारण मुझे डिसीज हुई, बट वेब थ्योरी ने बताया कि बहुत सारे फैक्टर तो है बट वे आपस में इंटरकनेक्ट है। तो यही है फिफ्थ थ्योरी ऑफ डिसीज। इसके बाद जो सिक्स बनता है उसको बोलता है एपिडेमियोलॉजी थ्योरी ऑफ डिसीज। इसके बाद जो सिक्स है उसको बोलता है एपिडेमियोलॉजी थ्योरी ऑफ डिसीज। एपिडेमियोलॉजी थ्योरी ऑफ डिसीज। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है अमंग, AMOUNG, अमंग। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, और इसका मतलब है लॉजिकल स्टडी। तो इसने बताया स्टडी ऑफ अमंग पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ अमंग पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ अमंग पॉपुलेशन। के जो अमंग पॉपुलेशन है वे डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो अमंग पॉपुलेशन जो बीच में रहने वाले हैं वे क्या है, अगर कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वे रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए। इन्होंने बताया एपिडेमियोलॉजी थ्योरी ऑफ डिसीज ने ये बताया। अब एपिडेमियोलॉजी थ्योरी ऑफ डिसीज ने बताया, इसके बाद एक सेवेंथ डिसीज आई, सेवेंथ थ्योरी जिसका नाम था आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी ऑफ डिसीज। आइसबर्ग थ्योरी ऑफ डिसीज क्या कहती है?
आइसबर्ग थ्योरी ऑफ डिसीज ने ये बताया कि मान लो अगर ये होता है, ये 90% होता है और ये 10% होता है, ठीक, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पार्ट और इसको बोलते हैं आइसबर्ग पार्ट। तो इसने क्या बताया कि अगर एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है 100 बंदों की, उसमें अगर किसी आदमी को उन 100 के 100 को डिसीज हो गई, अगर आइसबर्ग थ्योरी ऑफ डिसीज ने बताया अगर 100 की कम्युनिटी है और उन सबको 100 को डिसीज हो गई, तो उसमें से सिर्फ 10 ही बंदे हमारे पास आएंगे कि भाई मुझको फीवर है, मुझको डिसीज है, ये है। 90% क्या करेगा, अरे उनको ठीक हो जाएगी, कोई डॉक्टर के पास में वगैरह नहीं जाता। अगर कम्युनिटी में इस तरीके देखना कि ये 100 बंदों की कम्युनिटी है, उसमें से 10% लोग ही हमारे पास आएंगे और 90% नहीं आएंगे। कम्युनिटी का हाल यह है कि 90% तो आदमी उनको खुद ही ठीक हो जाएंगे, पर 10% करके डॉक्टर के पास जाएंगे, डायग्नोज कराएंगे। इन 10% ने हमको क्या कर लिया, डायग्नोज करा लिया, डायग्नोसिस करा लिया। इन 10% को साइन एंड सिम्टम्स शो हुए, इन 10% को सिम्टम्स शो हुए, बट इन 99 को इसने डायग्नोज भी नहीं कराया और इसको सिम्टम्स भी शो नहीं हुए, इसको सिम्टम्स भी शो नहीं हुए, इसको सिम्टम्स शो हो गए, इसको नहीं हुए। इसने डायग्नोज कराया, इसने नहीं कराया। ये 10% है, ये 90% है। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो कि भाई किसी आदमी को डिसीज हुई, मान लो मुझे डिसीज हुई और मुझे सिम्टम्स भी प्रोड्यूस हुए। मान लो कि ये एक पर्सन है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर किया, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर किया, इसके अंदर माइक्रो एंटर किया, तो इसको क्या हुआ, इसको डिसीज भी होगी, इसको सिम्टम्स भी शो हो गए। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिली, अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किसी आदमी के अंदर एंटर किया तो उसको डिसीज कोज करेगा और साइन एंड सिम्टम्स हो गए, तो उसको बोलते हैं हम केस, उस टर्म को बोलते हैं हम केस। अगर किसी आदमी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, मान लो मुझे माइक्रो एंटर नहीं किया मेरे अंदर और मुझे डिसीज होगी और सिम्टम्स भी शो हुए, तो मुझे बोलते हैं कि ये केस है, इसे बोलते हैं केस। अगर एक कंडीशन क्या है कि मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर तो किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर तो किया, मुझे डिसीज तो हुई, डिसीज भी है मेरे पास, बट जो साइन एंड सिम्टम्स है वो नहीं है मेरे पास, मेरे पास साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। उस टर्म को बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं क्या, लेटेंट केस, लेटेंट केस, या उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस, उसको बोलते हैं लेटेंट केस, ये सब क्लिनिकल केस। अगर मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया और मुझे नहीं डिसीज हुई और नहीं मेरे अंदर साइन एंड सिम्टम्स शो हुए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर, उसको बोलते हैं कैरियर। अब यहां से हमको आइसबर्ग थ्योरी से हमको 3 टर्म मिली, एक केस, लेटेंट केस या सब क्लिनिकल केस, और एक होता है कैरियर। ये सब के सब क्लिनिकल केस, कैरियर और केस, ये सब के सब डिसीज को ट्रांसमिट तो कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो मैं दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता हूँ, इसके पास आया इसके पास कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों ट्रांसमिट करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, बट किसी के अंदर डिसीज है, किसी के अंदर सिम्टम्स नहीं है, किसी के अंदर सिम्टम्स भी है, डिसीज भी है। तो इसी तरीके से कि हमने बताया कि आइसबर्ग थ्योरी क्या कहती है कि 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ जिनके अंदर क्या नाम साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो डायग्नोस भी कराते हैं। तो ऐसे ही 10% एक कम्युनिटी है 100 की, उसमें 10% आदमी ऐसे मिलेंगे जो आपको डायग्नोस भी कराएंगे, सिम्टम्स भी शो हो गए। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं, उसी टर्म को बोलते हैं केस, उसी टर्म को बोलते हैं केस। जिनके अंदर माइक्रो एंटर किया, डिसीज भी है, सिम्टम्स भी, उसको बोलते हैं केस। अगर वे 90 है, 90 के अंदर माइक्रो एंटर किया, पूरी कम्युनिटी के अंदर एंटर किया, बट उसको डिसीज भी हो गई, बस उन बंदे को डिसीज भी हो गई बट सिम्टम्स शो नहीं हुए उनको। ये क्यों नहीं, ये हॉस्पिटल में क्यों अपना चेकअप कराने की नहीं गए, इन्हें क्या नाम, इनको डायग्नोज क्यों नहीं कराया, क्योंकि इन्हें सिम्टम्स शो नहीं हुआ। इनको सिम्टम्स शो इसलिए डायग्नोज करा दिया, इसलिए इनको केस बोल दिया। अगर इनको भी सिम्टम्स शो होते, अगर इनको भी सिम्टम्स शो होते, मतलब डायग्नोज सिम्टम्स होते, डायग्नोज कराते,
तो इसी तरीके से इनके अंदर सिम्टम शो नहीं हुए बट डिसीज भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अगर किसी आदमी के अंदर डिसीज भी रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट सिम्टम शो नहीं, उसको सब क्लिनिकल केस या लेटेंट केस। अगर किसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ना तो उसके अंदर डिसीज है और ना उसके अंदर सिम्टम्स है, उसको बोलते हैं कैरियर। बट वो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज को, मतलब माइक्रोज को ट्रांसमिट करने के लिए। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरे पर्सन को डिसीज लग सकती है, हमें नहीं लगी, दूसरे को लग सकता है क्योंकि मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक इसी तरीके के ये तीन टर्म है, केस, कैरियर और लेटेंट केस। केस का मतलब मैंने बताया तीनों चीज प्रेजेंट रहेगी। केस सिर्फ डिसीज माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, डिसीज और सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, डिसीज और सिम्टम प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं कैरियर। और डिसीज भी प्रेजेंट रहेगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म पर सिम्टम्स नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं लेटेंट केस। तो यही है आपकी 7 थ्योरी, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिसीज। मैंने आपको बताया कि डिसीज क्या है, हेल्थ में डेविएशन आ जाना, नॉर्मली हेल्थ में डेविएशन आ जाना। और हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल प्लस इकोनॉमिकल स्टेटस भी है। आजकल जो डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन बनाई हेल्थ की, वो है सोशली, स्पिरिचुअली और फिजिकली, मेंटली प्लस इकोनॉमिकल स्टेटस भी अच्छा उस बंदे का, उसको हेल्थ बोलते हैं। अगर वो इकोनॉमिकल, मेरी हेल्थ बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल सब कुछ ठीक है बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कह सकते हैं आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो वो इकोनॉमिकल स्टेटस भी हेल्थ को इफेक्ट डालती है। अगर इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है तो उस बंदे की सब कुछ हेल्थ अच्छी है। तो इसी तरीके से पहली थ्योरी की बताई गई स्पॉन्टेनियस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि ये थ्योरी एरिस्टोल थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि डिसीज ऑटोमेटिक होती है, अपने आप डिसीज होती है, कि डिसीज का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि इस कारण डिसीज हो रही है, इन्होंने ये बताया। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि भाई बैड विल्स के कारण डिसीज होती है, कि भाई भूत प्रेत लग गया इस कारण ये बीमार हुआ। फिर तीसरी आई कि भाई लुइस पास्चर ने बताया कि जब भी मेरे बॉडी के अंदर माइक्रोवेव एंटर करेगा तो मुझे डिसीज होगी, ये बताया लुइस पास्चर ने। जबकि ये चीज साबित कर दी कैरियर ने, मेरे अंदर माइक्रोवेव एंटर कर दिया, मुझे डिसीज नहीं हुई, ये लुइस पास्चर को भी फेल कर दिया। बट लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी गई, जिसका इसका क्या बताया, जर्म थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि माइक्रोवेव का एंटर किया और डिसीज कोज हो गई। चौथी क्या है, ये मल्टी फैक्टर है, अगर मुझे कोई बीमारी लगी तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लगे मेरी बीमारी के पीछे। फिर वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज ने क्या बताया कि बहुत सारे फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है बट वे आपस में उनका कनेक्शन है उन रिस्क फैक्टर का। स्मोकिंग का अल्कोहल का, स्मोकिंग का अल्कोहल के कारण, अल्कोहल का नींद के कारण, स्लीपिंग पैटर्न के कारण, डाइट के कारण आपस में रिलेशन है, वो वेब्स थ्योरी ऑफ डिसीज ने बताई। इसके बाद एक बताया एपिडेमियोलॉजी थ्योरी, इसने कहा कि स्टडी करना उन पीपल की जो अमंग पॉपुलेशन है, स्टडी करना डिसीज की अमंग पॉपुलेशन पीपल वाले की, मतलब जो अमंग पीपल है, अमंग पॉपुलेशन है, उनकी डिसीज की स्टडी करना, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी थ्योरी ऑफ डिसीज। इसके बाद आइसीबर्ग में बताया कि जो फ्लोटिंग पार्ट होता है, कि जो दिखता है, फ्लोटिंग पार्ट वो होता है जिसमें सिम्टम्स होते हैं, और फ्लोटिंग पार्ट वो होगा जिसमें सिम्टम्स हो गए। जिस तरीके से एक टिटेनियम थी, उसमें कहा था जो बर्फ था, टिटेनियम वाली मूवी में जो बर्फ था, वो 90% वो बर्फ पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, बट 10% उसका पार्ट कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो इससे हमको 10% दिखता है, 90% दिखता नहीं, इसलिए टिटेनिक का जहाज उससे टकराता है और वो टिटेनिक का जहाज पूरा का पूरा खत्म हो जाता है वहां पर। तो इसी तरीके से जो फ्लोटिंग होता है ना, फ्लोटिंग हमें सिर्फ 10% दिखेगा। एक कम्युनिटी में 100 बीमार हो, 100 में से हमें 10 दिखेगा, क्योंकि 10 हमारे पास आएंगे क्लिनिकल केस में, उसको क्लिनिकल केस बोल देंगे। और जो 90 है वो कैरियर भी हो गए और सब क्लिनिकल केस भी हो गए, जिसको लेटेंट केस ही बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से ये ट्रांसमिट कर सकते हैं डिसीज को, ये तो करे ही करेगा, ये भी दोनों कर सकते हैं, इसीलिए इसमें हम आइसोलेशन क्वारंटीन भी करते हैं। अगर किसी आदमी को सिम्टम्स ही शो हो रहे हैं, डिसीज भी है, माइक्रोज है, तो उसको हम वो करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। और किसी आदमी का नाम माइक्रोज एक फील्ड में है बट उसको सिम्टम्स शो नहीं हुए या डिसीज नहीं हुई, तो उसको क्वारंटीन वगैरह करेंगे। तो यही आपका कंप्लीट हुआ थ्योरी ऑफ डिसीज। इसमें हमने कहा डिसीज क्या होता है, सिकनेस होती है और इलनेस क्या होती है। तो इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना।